पर उपस्थित बीरपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी सह प्रमंडलीय चुनाव अभियान समिति के सदस्य श्री पंकज झा जी, विजय जी और इस गोपालपुर विधानसभा के रंगरा प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर के इस गांव में हमारे सामने उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग साथी, बुजुर्ग और युवा साथी, सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि बताया गया, मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मैं जन स्वराज की इस व्यवस्था में जिला में उपाध्यक्ष हूं, साथ में प्रमंडलीय चुनाव अभियान समिति का सदस्य भी हूं और मैं भी नाथनगर विधानसभा का संभावित प्रत्याशी हूं। आज आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज जो ये बैठक रखी गई है, ये बैठक इसलिए रखी गई है ताकि हम लोग जो पिछले 35 वर्षों से बिहार बदहाल है उस पर चर्चा कर सके। आज जो ये बैठक रखी गई है उस पर हम लोग ये निष्कर्ष निकालेंगे कि पिछले 35 वर्षों में जो दो धुरी की राजनीति को हम लोग देख रहे हैं, वो दोनों ही धुरी की राजनीति ने बिहार में आज तक हम लोगों को क्या दिया। सबसे पहले हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि इस प्रशाल में बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनमें से कितने लोग प्रशांत किशोर जी के बारे में जानते हैं। हाथ उठा करके जरा बता दीजिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्रशांत किशोर जी, देखिए वहां जो चश्मे में है उन्हीं का नाम प्रशांत किशोर जी है। अब बात आती है कि प्रशांत किशोर जी कौन है और जन स्वराज पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो प्रशांत किशोर जी का परिचय आपको दे देना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी सासाराम के रहने वाले हैं। हमारे युवा साथी जिला से चलकर आए हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए सरदार हर्षप्रीत सिंह जी का, अनुज सिंह का और पीयूष कुमार का। प्रशांत किशोर जी सासाराम के रहने वाले हैं। प्रशांत किशोर के बाबूजी पेशे से डॉक्टर थे और सरकारी अस्पताल में ही उन्होंने सेवा दी। बक्सर के सरकारी अस्पताल में सेवा दी और वहीं से सेवानिवृत्त हुए। जिस तरह एक मध्य वर्गीय परिवार अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, उसी तरह प्रशांत किशोर जी की भी शिक्षा दीक्षा हुई। प्रशांत किशोर जी ने अपना ग्रेजुएशन, अपना स्नातक हिंदू यूनिवर्सिटी दिल्ली से हासिल किया। उसके बाद उन्होंने हेल्थ सेक्टर में भी पढ़ाई की। हेल्थ सेक्टर में पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वो संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। 10 वर्षों तक वहां पे नौकरी की। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रशांत किशोर जी को भी पलायन की समस्या ने घेर लिया। जो हमारे बिहार की सबसे बड़ी समस्या आज है वो पलायन की समस्या है। हमारे युवा साथी 10,000 15,000 रुपए की नौकरी प्रदेशों में करने के लिए विवश है, तो प्रशांत किशोर भी अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। वहां पे अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम किया। बिल गेट्स के साथ भी उन्होंने काम किया। स्विट्जरलैंड में जब 2011 में वो थे तो उन्होंने हिंदुस्तान के 4 राज्य का कुपोषण का आंकड़ा निकाला, जिसमें गुजरात कुपोषण में सबसे आगे था। उन्होंने अपने आर्टिकल में गुजरात में बच्चों के साथ हो रही कुपोषण की समस्या के बारे में जिक्र किया। उसी समय नरेंद्र मोदी जी जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनको फोन घुमाया और कहा कि विदेशों में आप गुजरात की बदनामी क्यों कर रहे हैं, अगर आपके पास इसका कोई उपाय है तो आप गुजरात आए और बच्चों के लिए काम कीजिए। वो पहली बार था जब स्विट्जरलैंड से प्रशांत किशोर जी 2011 में गुजरात आए और नरेंद्र मोदी जी के साथ ही रह करके कुपोषण का काम किया। फिर बीजेपी ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया। इलेक्शन की रणनीति 2014 में प्रशांत किशोर जी ने ही नरेंद्र मोदी जी के लिए बनाया था। हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ सबका विकास, ये नारा प्रशांत किशोर जी का ही दिया हुआ है। आप लोग सब जानते हैं 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीते और आज तक हम लोगों के प्रधानमंत्री हैं।
उसके बाद उन्होंने 10 वर्षों में 10 मुख्यमंत्री भी बनाया। 2015 में नीतीश जी के लिए, 2016 में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के लिए, कांग्रेस के उम्मीदवार जो 2 बार से चुनाव हार रहे थे अमरिंदर सिंह बादल के लिए, जेके स्टालिन के लिए, और हाल में 2020 में ममता बनर्जी खेला होवे के लिए भी चुनाव की रणनीति उन्होंने बनाई। अब आप सोचिए, जो आदमी प्रधानमंत्री के लिए पूरे देश में राजनीति की रणनीति बनाई और उन्होंने देश के 10 मुख्यमंत्री के लिए राजनीति की रणनीति बनाई, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो उन्हें जन स्वराज पार्टी की स्थापना करनी पड़ी। 2019 में जब अमरिंदर सिंह बादल के लिए वो चुनाव की रणनीति बना रहे थे तो उन्होंने मैनिफेस्टो बनवाया था, राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो बनवाया था कि इस 9 काम अगर हमारी सरकार बन जाती है तो ये 9 काम हो जाएगा। उसमें से जो एक काम था वो मनरेगा के संविदा कर्मियों के लिए था कि इनको मेरी सरकार बनते ही परमानेंट कर दिया जाएगा। जब उन्हें परमानेंट नहीं किया गया तो वही संविदा कर्मी ने स्ट्राइक हड़ताल करना शुरू किया और अपने तख्ती पर लिखा कि जो भी मुख्यमंत्री को हमसे मिलवा देगा हम उसको 1 लाख रुपया देंगे। तो उस समय में बीजेपी के ही एक विधायक थे अमित जी, उन्होंने लिखा कि आपके साथ प्रशांत किशोर जी ने फ्रॉड किया है, आप उसको पकड़िए। तब प्रशांत किशोर जी ने अपने ट्वीट को राहुल गांधी को भेजा और कहा कि भाई साहब, सरकार आपकी, मंत्री आपका और लोग धोखेबाज हमको कह रहे हैं। उसी समय उन्होंने राजनीति रणनीतिकार का काम छोड़ा और उन्होंने तय किया कि अब हम बिहार की जनता के लिए राजनीति रणनीति का काम करेंगे, बिहार की जनता का हाथ थामेंगे। इसीलिए 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जी के चंपारण से उन्होंने पैदल यात्रा की शुरुआत की। 2 साल तक पैदल चले, गांव-गांव चले, शहर-शहर चले, बरसात में भी चले, गर्मी में भी चले, कड़ाके की ठंड में भी चले और 5500 गांव चले। जब 5500 वो चले, गांव चले, तो उन्होंने देखा कि बिहार को जो आंकड़े में गरीब दिखाया जाता है उससे स्थिति कहीं भयावह है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है। ये उन्हें तब पता चला जब वो लोगों के बीच गए। भीमराव अम्बेडकर जी और गांधी जी का कहना था कि अगर लोगों की वास्तविक स्थिति को समझना है तो आपको लोगों के बीच में जाना होगा। इसी से प्रेरित होकर के और गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर के आज की राजनीतिक व्यवस्था को फिर से जीवित करने का नाम जन स्वराज है। उन्होंने जन स्वराज पार्टी का गठन किया 2 अक्टूबर 2024 को और सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के माध्यम से जन स्वराज का जो मुख्य उद्देश्य था, मूल मंत्र था कि समाज से योग और अच्छे लोगों को राजनीति में लाएंगे, वही योग और अच्छा लोग बिहार को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाएगा। ये तो बात हुई जन स्वराज और प्रशांत किशोर जी की। अब हम बात करते हैं पिछले 35 वर्षों से जो हम लोगों ने 2 धुरी की राजनीति को देखा है। लालू प्रसाद यादव जो राजद के बड़े लीडर हैं, हम लोगों के अभिभावक भी हैं। लालू प्रसाद यादव को जब हम लोगों ने 1990 में सत्ता सौंपी, लालू प्रसाद यादव एम-22 समीकरण लेकर के चले। आप खुद तय कीजिए कि लालू प्रसाद यादव एम-22 समीकरण लेकर के चले। मुस्लिम और यादव ने भर भर के वोट अपना उनको दिया, लेकिन लालू यादव का कोई बेटा मुख्यमंत्री योग नहीं दिखा। लालू प्रसाद यादव को मुसलमान का कोई बच्चा मुख्यमंत्री योग नहीं देखा। उन्होंने एम-22 समीकरण लेकर के चले। उन्होंने दलितों को, पिछड़ों को, गरीब गुरुआ को आवाज दी। इसके लिए लालू यादव का हम सम्मान करते हैं। आप लोगों को भी सम्मान करना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजाइए लालू प्रसाद यादव के लिए। यह भी छाप है जिसको हम आप नहीं भूल सकते। लालू यादव ने समान श्रेणी के साथ हम लोगों को लाकर के बैठा दिया, उनके लिए सम्मान। लेकिन वही लालू प्रसाद यादव ने हमारे और आपके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं की। जो भूमिहीन थे उनके लिए जमीनों की व्यवस्था नहीं की। लालू यादव एक अच्छे पिता हो सकते हैं क्योंकि उनको यादव का कोई बेटा मुख्यमंत्री योग नहीं दिखा। उन्हें अब्दुल बारी सिद्दीकी जो मुसलमान का बेटा है, लालू यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वर्षों चला है, उन्हें मुख्यमंत्री योग नहीं दिखा। उन्हें योग दिखा अपना बेटा तेजस्वी यादव, उन्हें योग दिखा अपना बेटा तेज प्रसाद यादव, उन्हें योग दिखा मीसा भारती। तो भाई, हम यादव का वोट आप लेंगे, हम मुसलमानों का वोट लेंगे, लेकिन आप परिवार से बाहर नहीं निकलेंगे।
पिछले 35 साल से हम भी मुसलमान हैं, हमारा भी एक बड़ा तबका आरजेडी को वोट करता चला आ रहा है, 35 सालों से वोट करता चला आ रहा है। लेकिन मुसलमान की आज स्थिति क्या है? मुसलमान की आज स्थिति है कि दलित के बाद सबसे पिछड़ा कौम मुसलमान है। वही स्थिति कमोबेश आपके साथ भी है। आपके बच्चे, हमारे बच्चे